हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। न्यूटन गति के प्रथम नियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में गैलीलियो ने संज्ञा दी थी। गैलीलियो जो परिभाषा दी और जो बताया, उनका विचारों का अध्ययन करके या उनके लेख का अध्ययन करके न्यूटन ने बताया कि जब किसी वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर रैखिक गतिशील अवस्था में है तो वह उसी गतिशील अवस्था में बनी रहती है। जैसे मान लें कि कोई भी वस्तु है या कंटेनर है, या हम मान लें कि बॉल एक फर्श पर लुढ़क रही है। ये बॉल फर्श पर लुढ़क रही है, तो फर्श पर लुढ़कती रहेगी, यहाँ पर ये लुढ़कती रहेगी लगातार जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक ना, तो इस डायरेक्शन में ये लुढ़कती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो रोकेगी नहीं। और यहाँ पर साथ साथ में ये भी कहा जाता है, ठीक, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, डस्टर यहाँ पर मैं लिया है, ठीक, ये आप देख सकते हैं, और इसे किसी मेज पर रख दिया जाए, ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से किसी मेज पर इसे रख दिया जाए, तो जब तक हम यहाँ पर बल नहीं लगाएंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक ये आगे की ओर गति नहीं करेगा। क्योंकि उसका नियम है कि जब वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है या असंतुलित बाह्य बल लगाया जाता है, तभी वस्तु आगे की ओर गति करना चालू होती है, जब वस्तु में गति उत्पन्न होती है। ठीक, उस वस्तु को रोकने के लिए भी, ठीक ना, उसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए भी और उसमें गति लाने के लिए भी बाह्य बल लगाना आवश्यक होता है। तब न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो भ्रामावस्था में रहेगी, यदि वह गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, तो ये यहाँ पर कहना है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, जैसे ही यहाँ पर बल लगाया जाएगा तो ये डस्टर आगे की ओर मूव करने लगेगा, आगे की ओर गति करने लगेगा। आगे जब इसे रोकने के लिए यहाँ पर फिर यहाँ पर हमें इसे बल लगाना पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर ये रुकेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर इसे रोकने के लिए यहाँ पर से फिर बाह्य बल लगाना पड़ेगी, तब यहाँ पर से ये रुक पाएगा। ठीक, ये रोकने के लिए लगाया गया बाह्य बल है और ये गति करने के लिए लगाया गया बाह्य बल है। ठीक, तो गति कराने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी और रोकने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी या भारी बल की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से तो धक्का मारना है, जैसे धक्का मारेंगे तब वो चलना प्रारंभ होगा, ठीक ना, अर्थात उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। रोकने के लिए भी हमें उसे पकड़ना, होल्ड करना पड़ेगी, रोकना पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगी, तब वह रुक पाएगी। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि कोई आनत तल से कोई वस्तु लुढ़क रही है तो उसके बारे में विचार कर लेते हैं कि वस्तु को जब आनत तल से छोड़ा जाता है तो उस डायरेक्शन में वह नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। आनत तल से वस्तु को छोड़ा जाता तो वो नीचे की ओर लुढ़कना चालू हो जाती है, नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। और जो वेग से नीचे की ओर लुढ़कती है, उस वेग से ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी ऊपर तक, ऊंचाई तक ये ऊपर गति करेगी। ठीक ना, कैसी गति करेगी? पूरी ऊपर तक गति करेगी, ऊंचाई तक गति करेगी। जिस ऊंचाई से उसे छोड़ा जाता है उस ऊंचाई को वह प्राप्त करने की कोशिश करेगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल नहीं कि असंतुलित शून्य बाह्य बल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल के कारण ये पूरी ऊंचाई तक चढ़ने में असंभव, पूरी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएगी चढ़कर। ठीक ना, तो ये निर्देश उन्होंने दिए कि यहाँ से जब वस्तु को यहाँ से लुढ़काया जाता है, बॉल को यहाँ से लुढ़का दिया जाएगा, लुढ़काने के साथ साथ ये अधिकतम वेग प्राप्त कर लेती है। अधिकतम वेग प्राप्त करने के पश्चात ये यहाँ से लुढ़क कर फिर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करती है, तो वह बराबर ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन बराबर ऊंचाई प्राप्त करने की बजाय गैलीलियो ने बताया कि यदि इस ढलान को हम ऐसा समतल कर दें, कैसा कर दें, ऐसा समतल कर दें, फर्श को ऐसा समतल कर दें, ढलान खत्म कर दें, यहाँ से ढलान खत्म हो जाए, बॉल यदि इस डायरेक्शन में जाने लगे तो बॉल केवल तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा असंतुलित शून्य बाह्य बल यहाँ पर जो काम कर रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं शून्य बल काम कर रहा है, अर्थात कहने का मतलब है घर्षण बिल्कुल भी न रहे, तो ये उस कंडीशन में लुढ़कती रहेगी। तो यहाँ पर इसे रोकने के लिए बाह्य बल लगाना जरूरी होगा, तब ये रुकेगी। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है वास्तविकता में। ठीक, तो यहाँ यही कहा जाएगा कि किसी वस्तु
को जब रोका जाता है तो उस पर रोकने के लिए भी भाई बल लगाना पड़ती है, अर्थात उसकी गति को कम करने के लिए भी भाई बल लगाना पड़ती है। ठीक है, जैसे हम मान लें कि एक साइकिल है, साइकिल को हम किसी ढलान से या मोटरसाइकिल किसी ढलान से नीचे की ओर उतार रहे हैं, उसके बाद फिर घाटी है, ये ढलान जैसे है और यहाँ से कोई बाइक नीचे जा रही है, जाने के पश्चात उसी वेग से नीचे आ रही, तेजी के साथ नीचे आती है, इस वेग से तेजी के साथ नीचे आ रही है, तेजी नीचे आने के पश्चात क्या उसी रफ्तार में ये उस उच्चतम शिखर को पार कर पाएगी या उच्चतम शिखर पर पहुंच पाएगी जिस उच्चतम शिखर से ये चलना चालू है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे घर्षण बल भी कार्य कर रहा है, वहां पर हमें भाई बल लगाना पड़ेगी, तब जाकर उसका वेग में परिवर्तन हो पाएगा, वेग बढ़ पाएगा। ठीक, तब ये उच्चतम शिखर को प्राप्त कर पाएगी या उच्चतम शिखर तक पहुंच पाएगी, जिसे हम ये कह रहे हैं। तो ये एक न्यूटन का प्रथम नियम है जो उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जुड़े हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। बात करते हैं कि यदि कोई बस स्थिर अवस्था में है, यहाँ देख रहे हैं कोई बस यदि स्थिर अवस्था में है और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति बैठा है, इस बस के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति इस बस के अंदर खड़ा हुआ है और ये खड़ा हुआ व्यक्ति यदि बस के अंदर है, यहाँ पर मौजूद है, तो बस के अंदर जो व्यक्ति मौजूद है, जब बस स्टार्ट होगी और वो खड़ा हुआ है तो उसके पैर उस बस के अंदर आप देख पाएंगे, ये बस के अंदर इस व्यक्ति के जो पैर होंगे वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कैसे हैं, यह देख पाएंगे आप कि बस के अंदर व्यक्ति के जो पैर हैं वो तो कैसी अवस्था में, बस के साथ साथ में गति अवस्था में आ जाते हैं। कैसी अवस्था में आ जाएंगी, ये पैर जैसे ही बस स्टार्ट होगी, बस चलना प्रारंभ करेगी, चलना प्रारंभ करती है तो बस के साथ साथ उसके पैर तो कैसे आ जाएंगे, गति अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन ऊपर का शरीर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, भ्रामावस्था में रहेगा, जिसके कारण वह पीछे की ओर धकेल दिया जाएगा, अर्थात वह उसकी गिरने की संभावना पीछे की ओर ज्यादा हो जाएगी, वो पीछे की ओर गिर सकता है। ठीक, ऐसा हम मान सकते हैं और ऐसा वाकई में होता है, यदि बस अचानक चलने लगती है तब ऐसा संभव होता है। ठीक, ऐसे ही कंडीशन यदि हम मान लें कोई बस अगर चालू अवस्था में है, वो गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो खड़े होने के साथ साथ जैसे ही बस अचानक रुकेगी, सडनली बस अचानक से रुक जाती है, तो उसके पैर जो होते हैं गतिशील अवस्था में है और बॉडी विराम अवस्था में है, तो उसकी बॉडी आगे की ओर मूव कर जाती है या आगे की ओर झुक जाती है, जिसके कारण उसकी गिरने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं एक मोटरसाइकिल पर कोई मोटरसाइकिल सवार है, वो मोटरसाइकिल सवार है जो मोटरसाइकिल को चोट ले लेता है, तो यही कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, और जिसके कारण वो क्या करता है, एक प्रकार से गति का विरोध करने का कार्य करता है। ठीक ना, उसका बॉडी गति का विरोध करने का कार्य करता है और वह वहां पे गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आगे की ओर गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि बस गतिशील है, मोटरसाइकिल गतिशील है और अचानक से वह रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर गिरने की कोशिश कर सकता है या गिर सकता है। ठीक ना, पूरी संभावना होती है। और यहाँ पर व्यक्ति यदि बस अचानक चलने लगती है, वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वह पीछे की ओर गिरने की कोशिश कर सकता है, अर्थात पीछे गिर सकता है, पूरी संभावना इसमें व्यक्त की जाती है। यहाँ हम ध्यान देंगे, इसके अलावा भी हम यह देख सकते हैं कि कैरम की जो स्ट्राइकर होता है उसकी सहायता से भी देखेंगे यदि कोई स्ट्राइकर है और ये कैरम की गोटी को टक्कर मारता है, इस पर जैसे कैरम के स्ट्राइकर पर टक्कर मारी जाती है, स्ट्राइकर यहाँ से निकलकर आगे की ओर जाता है, आगे की ओर जाने पर यदि निचली वाली गोटी को टक्कर मारता है तो निचली वाली गोटी यहाँ से निकलकर आगे की दिशा में मूव करने लगती है। कहाँ मूव करने लगती है, आगे की दिशा में मूव करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर चोट मारी जा रही है, यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, वो ही वस्तु गतिशील होगी, तो स्ट्राइकर द्वारा बल लगाया गया है, नीचे वाली गोटी पर बल लगाया गया है, तो नीचे वाली गोटी ही यहाँ पर गतिशील होती है। शेष गोटियां जो ब्रह्मावस्था में होती हैं वो नीचे की ओर पर गिर जाती हैं, अर्थात नीचे की ओर पर स्थिर गिरकर स्थिर हो जाती है, नीचे की ओर खिसक आती है। ठीक है ना, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। जिस पर बल लगाया जाएगा वही चीज गतिशील होती है, ऐसा हम यहाँ पर देख पाते हैं। साथ साथ में एक और यहाँ पर उदाहरण हम देंगे, जैसे कि कपड़े धोने के टाइम पर आप कपड़े या वॉश करते हो, कपड़े वॉश करने के बाद उन्हें निचोड़ देते हो, निचोड़ने के पश्चात आप उसे जैसे झटकारते हैं, फटकारते हैं या झटकना बोलते हैं उसी कपड़ों का। जैसे ही कपड़ों को झटकते हैं तो कपड़ों में से जो पानी की बूंदें होती हैं वो निकल कर अलग हो जाती हैं। उसका कारण यही होता है कि वास्तव में कपड़े जब वो हम
फटकारते हैं या झटकते हैं तो कपड़ा गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसकी जो पानी उसके अंदर जो होता है वो वास्तव में गतिशील अवस्था में ना होकर भ्रम अवस्था में बने रहता है। इसलिए कपड़ा झटकते समय कपड़ा गति अवस्था में जाएगा और पानी के कण वहीं रह जाएंगे, तो वो वास्तव में वो बारिश के फुब्बारे की तरह या हल्की बूंदों के रूप में जमीन पर नीचे की ओर गिर जाएंगे, उससे पानी अलग हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम ऐसे कह सकते हैं, ये भी हम मान सकते हैं। और या फिर कोई कंबल है, उसे आप लाठी से पीट रहे हो, डंडे से पीट रहे हो, तो कंबल की वह अवस्था गतिशील अवस्था में आ जाती है और धूल के कण भ्रम अवस्था में बने रहते हैं, जिसके कारण उससे अलग हो जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें ये प्रथम नियम के आधार पर हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, गति का प्रथम नियम के अंतर्गत ये सारी। यहाँ आप देखेंगे एक मेरे पास कांच का गिलास है। कांच के गिलास के ऊपर मैं एक ये कागज रख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा है, फोटो पेपर जैसा है। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ पर रखूँगा इसमें, ये देखिए एक कॉइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये कॉइन मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, जस्ट मैं बीचों बीच में इसके ऊपर बीचों बीच में मैंने कॉइन रख दिया है। ठीक, अब बीचों बीच में मैंने ऐसे कॉइन रखा है। इसके बाद मैं कॉइन को पुश नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं कॉइन को पुश नहीं करूँगा, बल्कि मैं पुश करूँगा, धक्का मारूंगा। किसको धक्का मारूंगा? मैं इस पेपर को धक्का मारूंगा यहाँ से, इसकी सहायता से भाई वाले इस पे लगाऊंगा और कॉइन देखिए आप कहाँ जाएगा। देखिए कॉइन चला गया यहाँ, इसके अंदर है कॉइन, आप देख पाएंगे पानी के अंदर। यहाँ पर आपको कॉइन नजर आ रहा होगा, ये देखिए सिक्का नजर आ रहा है। तो ये किस प्रकार से हुआ? ये इस प्रकार से हुआ जिसे आप देख पाते हैं कि वास्तव में कि वायबल कहाँ लगाया गया, पेपर पर वायबल लगाया गया और वो चीज स्थिर थी, सिक्का स्थिर था, तो सिक्का इसी के अंदर आ गया है। जी हम इसमें सिक्का देख पा रहे हैं, सिक्का इसी के अंदर आ गया है। और कॉइन जो सिक्का है वो वास्तव में स्थिर अवस्था में होने के कारण वो यहीं पर रह गया है। ठीक है, उसमें गति उत्पन्न नहीं हो पाई, बल्कि कागज में गति उत्पन्न हो गई थी और वो कागज वहां से मूव कर गया। तो इस प्रकार से भी ये गति के नियम के ही अंतर्गत आता है, प्रथम नियम के अंतर्गत। इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम एक मेरे पास बैक सीट है, बैक सीट है ये। बैक सीट के साथ साथ हम सिलेंड्रिकल पाइप मैंने यहाँ पर लिया है। सिलेंड्रिकल पाइप की सहायता से हम देखेंगे किस प्रकार से ये मूव करता है और ढलान की क्या प्रक्रिया है इसकी, हम ये भी इसमें देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्थिर अवस्था में रुका हुआ है और जैसे ही मैं इसके समतल को यहाँ पर से स्लो मैं ढाल में चेंज कर दूंगा या नत में चेंज कर दूंगा, तब यहाँ से देखना है ये मूव करना चालू होता है। ये देखिए ये गति करना चालू कर रहा है, ये देखिए ये इस प्रकार से इसकी गति हो रही है धीरे धीरे, और ये वापस भी गति हो गई। यदि मैं इधर ढाल कर देता हूँ तो इधर ऐसी गति हो जाएगी। ये वास्तव में क्या, मैं भी एक यहाँ पर बल फोर्स कर रहा हूँ इसकी मूवमेंट कराने के लिए, इसको ठीक ना, इसमें मूवमेंट लाने के लिए मैं भी एक फोर्स कर रहा हूँ, जिसके कारण ये रिवर्सल भी हो जाती है। ओहो, यहाँ से देखिए मैं पीछे से इस साइड से यदि नीचे करता हूँ तो ये साइड आएगी और उस साइड से उठा देता हूँ तो वापस इसी साइड में आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य जितनी दूरी ये तय कर रही है उतनी दूरी पर ये वापस आ जाती है। लेकिन ये कैसे रूप में आ रही है? ये आ रही है ढलान के रूप में ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर सेलो यहाँ पर चढ़ने के लिए इससे नहीं कहता। अर्थात हम ये कहें कि यहाँ से ये चढ़ जाए तो ये चढ़ नहीं पाएगी, वापस रिवर्स आ जाएगी। उसका कारण यही है कि यहाँ पर जाकर जो बल हमने लगाया था वो बल की सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वह वहाँ पर रुकने की जगह, क्योंकि हम उसे रोकने के लिए बल नहीं लगा रहे हैं, तो वहां से वह रिवर्स होकर वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक गति के नियम का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया है पाइप की सहायता से। हम लेंगे एक बॉल यहाँ पर है और ये तल है, और यहाँ से यदि हम इसे यहाँ से मूव कराते हैं तो ये देखिए ये थोड़ी देर बाद रुक जाती है। रुकने का इसका मुख्य कारण है, बॉल स्मूथ होती तो वो ज़्यादातर लुढ़कती रहती, क्योंकि इस स्मूथ बॉल ना होने के कारण इसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, दाने हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के टॉप बॉल है। और यहाँ पर ये में घर्षण के कारण वह थोड़ी देर बाद रुक जाती है। अर्थात यहाँ पर एक फोर्स भी काम करता है जिसे हम बोलते हैं घर्षण बल, और थोड़ा समय बाद वह रुक जाती है। लेकिन हम इसे आनतल में चेंज करते हैं तो वो लुढ़कती रहेगी। फिर हमें यहाँ रोकने के लिए इसमें कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगी। इस प्रकार से ये हमें कार्य करना पड़ेगी। तो कोई गतिशील अवस्था में है तो उसे रोकने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ेगी। ये जैसे मान लीजिए गतिशील है तो यहाँ रोकने के लिए मुझे यहाँ पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो यही न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, और ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल
न लगाया जाए, विराम अवस्था में है। तो जब इस ऊपर भाई बल लगाएंगे तभी ये गतिशील हो पाएगी। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर